नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बयान को लेकर के। लगातार अगर हम बात करें तो अब घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और राहुल गांधी ने लंदन में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर हमला बोला है, तो वहीं अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के भी बीजेपी की तरफ से लगातार वार पलटवार जो है वो किया जा रहा है। और देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से भी अब क्या कुछ पलटवार किया जा रहा है। राजनीति में विपक्ष पर पलटवार करने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन दूसरे देश में जाकर अपने ही देश का अपमान करना कौन सी सियासत है। जी हां, बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर अपने देश के खिलाफ ही जहर उगला है। लंदन में बैठकर राहुल गांधी ये भूल गए थे कि वो अपने ही देश के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी से लंदन में जब पूछा गया कि बीजेपी की सरकार लगातार क्यों बन रही है, फिर क्या राहुल गांधी को विपक्ष के खिलाफ ही बोलना था, और उन्होंने वही किया और बोलते बोलते अपने देश के खिलाफ ही बोल बैठे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई सालों तक देश में राज किया है। जैसे ही बीजेपी की लहर आई तो कांग्रेस सिमटती चली गई, जिसके बाद पंजा गायब हो गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने अपने सियासी सुर निकालने शुरू कर दिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो अपने ही देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। शायद वो उस समय ये भूल गए थे कि कांग्रेस ने कई सालों तक देश पर राज किया है। राहुल गांधी ने लंदन में कहा, भारत अभी अच्छे हालातों में नहीं है। बीजेपी सरकार ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनाते हैं। पोलराइजेशन एंड टोटल डोमिनेंस ऑफ मीडिया, राइट? If you spend 4 or 5 hours looking at Indian television, you'll find you only see Mr. Narendra Modi. You certainly won't see my friend Yechuri ji on television. In fact, I don't think you've ever been on television. I mean, not to be mean, I'd love to see you on television, but I don't think they would like to give that perspective, you know. But turning to also there's another thing which one has to accept, which is that the RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP, and we need to do it together. राहुल गांधी के बयानों के बाद राजनीति काफी गर्म हो चुकी है और पारा हाई होता जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के पलटवारों का सिलसिला थमता हुआ नजर अब नहीं आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है, वो देश के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी राजनीति के बारे में कितना जानते हैं? भारत की पाकिस्तान से तुलना करना बहुत ही शर्मनाक है। और क्या कुछ कहा गौरव भाटिया ने, आपको सुनाते हैं। मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का यह हिस्सा है।
लेकिन आप हमारे देश के लिए, भारत के लिए शब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी, हमारा यह मानना है 135 करोड़ भारतीय जो हैं वो आपकी इस नफरत की विचारधारा को नेस्त नाबूद कर देंगे। राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, बर्कली अमेरिका में हो, सिंगापुर हो, उनके वक्तव्य कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है। आग लगी रहे देश में, सौहार्द बिगड़ा रहे, एक प्रगतिशील मजबूत भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बना। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है। उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है उसके बाद बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चूक रही है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। राहुल गांधी को नहीं पता था कि उनको इस तरह की बयानबाजी कितनी भारी पड़ सकती है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि उनके इस बयान के बाद सियासी पारा कितना ऊंचा पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शान खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता शान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल करना चाहूंगी। शान जी, अगर हम बात करें तो क्या राहुल गांधी मंच की तलाश कर रहे हैं डोमेस्टिक मुद्दे जो है वो भी विदेश में जाकर डिस्कस करने के लिए? जी, राहुल जी ने जो बातें कही हैं उसमें मुख्यतः 3 बातें हैं। एक तो देश में फैली हुई सांप्रदायिकता, महंगाई और बेरोजगारी, और तीसरा जी अवैध रूप से भारतीय सीमा पर चीनी घुसपैठ के संबंध में उन्होंने जो बातें रखी हैं उस पर मैं कुछ तथ्य और आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुनेंगे। जहां तक मिट्टी के तेल छिड़कने की बात है तो आप आंकड़े उठाकर देखिए। गृह मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही सदन में यह आंकड़ा बताया था कि 4 वर्षों में भारत में 3400 दंगे हो चुके हैं। अब बात करते हैं एनसीआरबी की। एनसीआरबी के आंकड़ों में खुलासा हुआ कि 2014 में 336 हेट स्पीच की मामले हुए थे, वही 2020 में वो आंकड़ा 1804 हो गया, यानी 7 वर्षों में 6 गुना हेट स्पीच बढ़ गई। आज हमारे देश में धर्म संसद से खुले आम मुसलमानों के नरसंहार की आह्वान किया जाता है, अपील की जाती है। कपिल मिश्रा जैसे और अनुराग ठाकुर जैसे नेता गोली मारो का नारा देते हैं, तो ये नफरत नहीं तो क्या है। अब दूसरी बात आती है महंगाई और बेरोजगारी की। तो महंगाई की बात कर ले तो हाल ही में जो आंकड़ा आया उसमें स्पष्ट हुआ है कि थोक महंगाई दर 15% से ऊपर जा चुकी है। एक सर्वे के अनुसार भारत के लोगों का किराना खर्च 2 वर्षों में 45% बढ़ गया। सीएमआई की रिपोर्ट की बात करें तो बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार खोजना ही बंद कर दिया बेरोजगारी संघात। अब आते हैं चीन और भारतीय सीमा पे घुसपैठ के मामले में। चीन ने पेंगोंग लेक में दूसरा पुल बना दिया, अपनी कॉलोनियां बता दी, अपने गांव बता दिए। गलवान और अरुणाचल जैसे प्रदेशों में अवैध घुसपैठ की हुई है चीन ने, और ये तमाम सैटेलाइट तस्वीरें भी तमाम चैनलों पर और तमाम मीडिया पर लोग देख सकते हैं। तो राहुल जी ने जो भी कहा उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। ठीक है शान जी, बताना चाहता हूँ। शान जी, अब मैं सुनिए मैडम, सुन लीजिए पहले। मैं अब आपको मोदी जी के कुछ बयान याद कराना चाहता हूँ। सर मैं बयान खुद याद दिलाऊंगी, आप मेरे को समय तो दीजिए। डिबेट का भी सर एक समय निर्धारित होता है, अगर मैं इतना समय आपको ही दे दूंगी। मेरी बात 2 सेकंड में पूरी हो जाएगी। मेरी बात 2 सेकंड में पूरी हो जाएगी। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मोदी जी ने पूर्व में अमेरिका में ये कहा था कि भारत साफ और सफेदों का देश है। उसके बाद दक्षिण कोरिया में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा था
कि भारत में पैदा होकर लोग अपने आप को दुर्भागी समझते हैं, अपने कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। दरअसल भाजपा को झूठ बोलने की, असत्य बोलने की और सुनने की आदत पड़ गई। इसके लिए जब ये सत्य सुनते हैं तो उनको मिर्ची ठीक है, मेरा सवाल शान जी सिर्फ यही था कि अगर देश की लड़ाई है तो देश में मंच तलाशें और देश में इस मुद्दे पर डिस्कस करें, आरोप प्रत्यारोप जो भी करना है। चलिए, आपने जितने भी आरोप जो है वो भारतीय जनता सरकार पर लगाए हैं, हमारे साथ वैभव जी लगातार बने हुए हैं। वैभव जी क्या कहेंगे? कनिका क्या कह रहे हैं आप? शान खान जी ने अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने भी विदेशों में जाकर के तमाम बयानबाजियां की हैं। राइट। देखिए, सबसे पहले मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये एडमिट किया कि राहुल जी ने ये बोला क्योंकि आज से पहले राहुल जी ने जो भी वक्तव्य दिए हैं बाहर जाकर और उनसे कुछ ना कुछ गोची हुई है, वो हमेशा से यही बोला गया है कि उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ऐसा बोला है, मीडिया ने इतना तोड़ा है और इतना पार्ट भाजपा ने दिखाया है और उसके ऊपर टिप्पणी करी है। चलो, आज खान साहब जैसे प्रवक्ता, एक तो हमें हमारे मित्र मिले कि जो एकदम सच को सच बोलते हैं, तो मजा आएगा उसके अंदर उनको कटाक्ष करने का। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक कटाक्ष में ये बात है कि सबसे पहले ये है कि मैं अपनी बीवी से लड़ूंगा या मैं खान साहब से अपने यहाँ पे दिल्ली में या कहीं हिंदुस्तान के अंदर कहीं लड़ूंगा, तो मैं लंदन जाके या मैं न्यूयॉर्क जाके वहां पे कंप्लेंट नहीं करूंगा, देखो खान साहब से लड़ाई हुई, खान साहब ने ये बोला, खान साहब ने वो बोला। खान साहब और मेरे बीच की बात है, हम आपस में निपटाएंगे या फिर हम अपने हिंदुस्तानी दोस्तों के बीच में बैठ के बात करेंगे, है ना। ये अपनी तो हमारे देश की बात है, जहाँ पे जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस 130 साल पुराने कांग्रेस के नेता हैं, तो वो उनको ये समझना पड़ेगा कि वो बाहर जाके अगर देश की बुराई करें, चाहे देश में केरोसिन है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली बाहर का मैसेज ये जा रहा है अंग्रेजों के सामने, और जिनको अपन ने खदेड़ा इतने सालों में मिलके, उनके सामने मैसेज ये जा रहा है कि भाई साहब तुम तो चले गए, अब हमें लड़ा गए, तो भाई साहब हम अभी तक लड़ रहे हैं, आप फिर वापस आ जाओ। मतलब ये तो ये वाली बात हो गई कि देखो हमें आके हमारी लड़ाइयां खत्म कर दो। तो चाहे मेरे देश में कुछ भी हो रहा हो, मैं अपने देश की बुराई अपने देश में ही करूंगा, आपस में ही झगड़ूंगा। खान साहब चाहे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, मैं उनको पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं और खान साहब जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाएंगे, WEF में जाएंगे दावोस, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर भारत का झंडा अपने गले में डालकर जाएंगे जी, बात खत्म। तो वहां बैठ के अपन, बड़ी दिक्कत की बात है, वहां बैठ के अगर अपन ये सब करते हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपने लिए एक कोई नेता नहीं ढूंढ पा रही है। एक कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल होने के नाते वो एक पारिवारिक पार्टी बन के रह गई है। एक जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एक परिवार की पार्टी है, अदानी इंडस्ट्रीज एक परिवार की पार्टी है, ठीक है, एक परिवार की पार्टी। वैभव जी अगर मैं बात कर एक चीज और कंप्लीट कर दूं कनिका जी, आपकी इजाजत से, कि अगर मैं ये जो अब देश में तो राहुल जी को कोई बुलाता नहीं है, कोई बुलाता है किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनके मीम बनते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर आदमी ने जो पप्पू अपने आप को मान लिया, तो अब उसमें तो मैं क्या ही बात करूँ। फॉरेन जाके भी अगर वो कोई ऐसे कार्यक्रम पे जाते हैं जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है, और अपने आप की क्रेडिबिलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं बहुत अच्छा वक्तव्य देता हूँ, इसलिए जब भारत की बात होती है तो मुझे बुलाया जाता है। तो उसमें भी मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनाइजिंग टीम में कौन कौन है। ऑर्गेनाइजिंग टीम में सलमान खुर्शीद, KT रामाराव, महुआ मोइत्रा, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, अमिताभ बहर, मनोज कुमार झा, सैम पिट्रोडा है, अभिनंदन सीकरी, पुष्पराज देशपांडे, ये नाम तो मतलब कांग्रेस के ही है ना सारे। बिल्कुल वैभव जी अपना ही ऑर्गेनाइज करें और अपने वैभव जी माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वह भी लगातार विदेशी दौरे करते रहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था जिनको गंदगी फैलानी थी वो गंदगी फैला करके चले गए हैं, 60 सालों की गंदगी को हम साफ कर रहे हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया आपने बात करी। 60 सालों में भाजपा की सरकार आई है, तो जो जिनको गंदगी फैलानी थी फैला के चले गए। हमने ये नहीं बोला कि भाजपा ये कर रही है, नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, राहुल गांधी, हालांकि कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना कांग्रेस पर ही साधा है मैंने। हाँ, तो आप समझने की कोशिश करें कि बहुत फर्क है। हम तीसरी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा सरकार भी रही है, उसमें और सरकारें भी रही है, कोई इसमें कांग्रेस पर कटाक्ष करने की बात नहीं कर रहे। यदि मोदी जी ने अगर एक मंच से बोला है कि देखिए पिछले 60-70 सालों में भारत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
जिन लोगों को जो करना था वो करके चले गए। अब हमारी सरकार है, अब हम चलिए ठीक है वैभव हमारे जी, काम को सराहा जा रहा है। बिल्कुल। देखिए मैसेज बड़ा क्लियर है कि हिंदुस्तान में स्टेबल पॉलिटिकल बैकग्राउंड एनवायरनमेंट है आज की तारीख में, आप आइए और बिजनेस करिए। ठीक है। शान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शान जी की बात को सुन लेते हैं। शान जी कहिए। मैडम, मैं आपके माध्यम से आदरणीय बड़े भाई भाजपा प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि मोदी जी ने जो साफ सपेरे वाली बात कही थी और जो ये कहा था कि भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति शर्म महसूस करता है, उस पर इनके क्या विचार हैं, पहले तो ये बताएं। और दूसरा प्रश्न, अभी 1 महीने पहले अप्रैल में ही संयुक्त प्रेस वार्ता में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन जी ने कहा था कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बढ़ रहा है। तो तब देश का अपमान नहीं हुआ। संयुक्त प्रेस वार्ता में अमेरिका के विदेश मंत्री ये कह देते हैं कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेंस बढ़ रहा है, तब सरकार ने क्यों नहीं? ठीक है वैभव जी से कमेंट ले लेते हैं। कनिका जी मैं खान साहब का आदर करता हूं कि वो सम्मानीय है और उन्होंने मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा, मेरे दिल की बात है ये, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और उनके कटाक्ष को मैं पलट के बोलूंगा कि अमेरिका ने ह्यूमन राइट वायलेशन बोला तो भारत ने उसका खटाक से जवाब दिया। भाजपा ने जवाब नहीं दिया, भारत ने उसका खटाक से जवाब दिया, जिसमें खान साहब भी मौजूद थे। भारत, जब मैं भारत बोलता हूँ उसमें खान साहब हैं, आप, हम लोग सब है। तो हमने खटाक उनको जाके कटाक से जवाब दिया और उनको बोला कि भाई साहब ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं अपने देश की चिंता करें, हमारे देश का दखलंदाजी करने की कोशिश ना करें, ठीक है? भारत में पैदा होना दुर्भाग्य समझते हैं लोग। साफ सपेरे वाले बयान पर वैभव जी आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने ये बयान दिया था। करेक्ट। तो एक उदाहरण के, ये तो भारत इतना बढ़िया सुंदर देश है कि भारत में एक मिनट शान जी वैभव जी की बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। साफ सपेरे वाला जो वक्तव्य है वो केवल एक उदाहरण के रूप में मोदी जी ने दिया था। उसमें ना तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया, ना किसी का नाम लिया, ना भारत की बुराई करी। वो केवल पास्ट की बात कर रहे हैं, पीछे की बात कर रहे हैं। जो कल निकल गया है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें भाजपा सरकार भी थी, उसमें और सरकारें भी थी। आपके गड्ढा इतना गहरा क्यों है कि मोदी जी कुछ भी कहते हैं तो पानी आपके गड्ढे में भर जाता है? अच्छा वैभव जी एक सवाल है। वैभव जी, शान जी आपको रोकना चाहूंगी, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी मैं। वैभव जी अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, वो जब भी विदेशी दौरे पर जाते रहे हैं, उनसे कांग्रेस के बारे में जब भी सवाल किया गया है, जितना मेरी नॉलेज में है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं विदेशी धरती पर इस बारे पर बात नहीं करना चाहूंगा। आखिरकार ये परंपरा कहां से शुरू हो गई है कि विदेश में जाकर के अपने देश के मुद्दों को उठाया जा रहा है? क्या देश के अंदर बातचीत नहीं हो सकती है? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कनिका जी, और मैं आपका सम्मान करता हूँ इस बात पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वही वही तरीका है असली डिप्लोमेसी का, असली अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को बना के रखने का, वही तरीका आज मोदी जी भी अपना रहे हैं। मोदी जी भी वाजपेयी जी के अनुज रहे हैं और मोदी जी वहीं से सीखे, हम लोग सब उनके अनुज हैं। तो हम लोग, मैं मोदी जी से सीख रहा हूँ, मोदी जी वाजपेयी जी से सीखे, तो वाजपेयी जी आगे सीखे। तो अब अपन सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक सूत्र की आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, विचार लेके चल रहे हैं। हम लोगों के उच्च विचार हैं और अंतरराष्ट्रीय पटल पे भारत की बुराई कभी भी नहीं करी। भारत जो जिस दौर से गुजर चुका है, हमने केवल उस बारे में बात करी और बोला कि वो दौर खत्म हो गया है। उस दौर पर चलाने वाले शासक जो है वो शासक नहीं रहे हैं। आज की तारीख में जनता की सरकार है और आज के भारत जो है वो फर्क है। और आइए और भारत में निवेश करिए, आइए और भारत में कार्य सुनिश्चित करिए, आइए और भारत में ग्रो करिए। इसमें क्या ही बुराई है? चलिए आज के बारे में जो डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है शान जी, चीन लद्दाख के मुद्दे पर भी अगर हम बात कर लें, लद्दाख को लेकर के भी राहुल गांधी जी ने बयान दिया। क्या राहुल गांधी भारत देश को इतना कमजोर समझते हैं या फिर इतना हल्का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम, ना राहुल गांधी जी भारत को कमजोर समझते हैं, ना कांग्रेस पार्टी समझती है, ना देश कमजोर है। हाँ। देश को कमजोर देश की सरकार बना रही है। जिस प्रकार से गलवान में पेंगोंग लेक पे फिंगर 4 तक चीन की सेना आकर बैठी हुई है, अरुणाचल पे दावा कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश की जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, विफल हो चुकी है। हमने सरकार की कूटनीति और विदेश नीति की आलोचना की है, देश की आलोचना नहीं की है। देश हमारा महान था, महान है और महान रहेगा। और जहां तक वैभव जी बोल रहे हैं
कि आप पूर्व की बातें करके देश का अपमान कर सकते हैं, यानी पूर्व में देश साफ सफेरों का था ये बोल सकते हैं। शान जी, आपने बयान तो सुना ही होगा राहुल गांधी जी का। उन्होंने कहा कि भारत अब अच्छा देश नहीं है, भारत अब अच्छा देश नहीं है। राहुल गांधी ने ये कहा है बयान में। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तथ्य और आंकड़े आपको बताए। हाँ। सरकारी तथ्य और आंकड़े, यदि सांप्रदायिकता बढ़ रही है देश में तो उसको स्वीकार करने में भाजपा को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? यदि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है देश में तो स्वीकार करने में भाजपा का पेट क्यों दर्द कर रहा है? यदि चीन हमारे चलिए ठीक है एक शान जी, आप गिनती को झूला रहे हैं, चलो ठीक है क्यों समझौता कर रहे हैं मोदी जी? शान जी कर रहे हैं मोदी जी? एक लास्ट कमेंट वैभव जी से लेना चाहूंगी। वैभव जी, पेट्रोल डीजल को लेकर के भी अगर हम बात कर ले तो लगातार निशाना साधा जा रहा है, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल हाल ही में अब से थोड़ी देर पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है, जहां पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। 9.50 रुपए पेट्रोल में कम किया गया है और डीजल में 7 रुपए। क्या राहुल गांधी के इस बयान के बाद ये फैसला लिया गया है? देखिए, ऐसा है कनिका जी, राहुल गांधी जी का बयान शायद अपने रूप में एक राजनीतिक बयान चल रहा है। उनकी राजनीतिक कटाक्ष विपक्ष में बैठे होने की वजह से 24/7 चलती है और उनका चलाना भी चाहिए। नहीं चलाएंगे, पार्टी जरा कम करेंगे तो मजा भी आएगा, क्योंकि 24/7 चलानी चाहिए। खान साहब वगैरह इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग, इनकी टीम पूरी इतनी मेहनत करती है, रिसर्च करती है, सब करती है। ये लोग, खान साहब को मैं आज तक किसी पार्टी में नहीं देखा, ये कहीं अपने मित्र के मिल गए खाने पे तो सबके आपस में विचार विमर्श होता है, लेकिन पार्टी वार्टी क्लब वगैरह तो मैं कांग्रेस के किसी भी नेता को नहीं देखा। मैं खुद बच जाता हूँ, मैं खुद बहुत बाहर सोशलाइज करता हूँ, मेरे मित्र मंडली बहुत बड़ी है, तो पार्टी कम करें और कटाक्ष करें तो मजा भी आए। लेकिन जहां तक भारत सरकार के काम करने की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, हो सकता है खान साहब को बुरा लगे, लेकिन जनता इसकी चुस्कियां भी ले सकती है। मेरी बात मैं बहुत हल्के नोट पे बात कर रहा हूँ, मैं एक सीरियस राजनीतिक कटाक्ष करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब असफलताओं का पुल कांग्रेस गिनाती है, उस समय भारत सरकार सफलताओं के पुल बुनते दिखती है। चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से जो भारत सरकार का काम है उसको राजनीतिक रूप से कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी। ठीक है वैभव जी, समय की थोड़ी सी कमी है, माफी चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। शान जी, अगर एक आखिरी सवाल आपसे और आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी, जहां एक और हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर कर रही है, और वहीं बात करें तो पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता है, सबसे पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से लगातार ये दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? मैडम देखिए, आप के किसी के जाने से कांग्रेस पार्टी न कमजोर हुई है न होगी। जहां तक हमारी चिंतन शिविर की बात है तो देश में जो आज मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है और बढ़ती हुई सांप्रदायिकता और नफरत है और दंगे फसाद जो हो रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी चिंतित है। देश के सामाजिक सौहार्द को कैसे बचाया जाए, भारत को कैसे जोड़कर एकजुट रखा जाए, कैसे महंगाई और बेरोजगारी कम की जाए, कैसे भ्रष्ट भाजपा। सर पहले तो पार्टी में ही एकजुटता जरूरी है, पार्टी के अंदर ही एकजुटता नहीं होगी तो देश में कैसे होगी? सर मैडम, हमारी पूरी पार्टी एकजुट है। किसी एक व्यक्ति के जाने से, किसी एक व्यक्ति के दबाव में आके भाजपा में, सर एक व्यक्ति नहीं, तमाम व्यक्तियों के नाम गिना दूंगी, नहीं होती है। जिनको अपने महल और कोठी बचाने हैं, जिनको पद चाहिए, सत्ता की लालच है, वो जाएंगे और जो संघर्ष करेंगे देश के मुद्दों पर लाठियां खाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। ठीक है शान जी, वैभव जी, समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए माफी चाहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल राहुल गांधी के बयान को लेकर के सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन अब देखना यह होगा आने वाले दिनों में और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से जारी रहेंगी। इसी के साथ मेरे साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।